जय हैं सच टॉक्स को और मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। आज की खास खबरों में आज जो खबर बिहार के लिए बेहद खास रही वो खबर कल देर शाम से ही सुर्खियों में रही और ये खबर थी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने वाले नोटिस को लेकर। हालांकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी के तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में आवास खाली नहीं होगा। अब आपको बताएं कि सरकारी आवास से पूर्व और भूतपूर्व लोगों को इतना प्रेम, मोहब्बत और ज्यादा लगाव क्यों हो जाता है। बिहार में जहां पर राबड़ी देवी का आवास है उसके बगल में मुख्यमंत्री आवास है। लंबे वक्त तक नीतीश कुमार जब तक बिहार की सत्ता में आए 2005 में, उसके पहले तक बिहार की सत्ता पर आरजेडी और यूं कहें तो लालू प्रसाद के परिवार का ही दबदबा था। 1990 से लेकर 2005 तक यानी 15 वर्षों का ये जो शासन था, तो सीएम हाउस जो बिहार का मौजूदा सीएम हाउस है उसका आकार बढ़ गया। पहले ऐसा कोई अधिकृत भवन सीएम हाउस के लिए नहीं था, लेकिन जब आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, जब वो चारा घोटाले के मामले में जेल गए तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो उस आवास को जो सीएम वर्तमान में रहते हैं एक अन्य मार्ग, उसको विस्तृत किया गया और इसके लिए अगल बगल के कई आवासों को उसमें विलोपित किया गया। जीतन राम मांझी बीच में सीएम बने। अब देखिए, जीतन राम मांझी जो थे उनको भी सीएम बनने के बाद कई सारी कहानियां आई और सबसे बड़ी कहानी ये थी कि जो जीतन राम मांझी जिस समय मुख्यमंत्री के पद से हट रहे थे तो कहा गया कि आम का मोह हो गया है जीतन राम मांझी को, यानी जो सीएम हाउस के अंदर में आम के पेड़ हैं उनकी भी एक कहानियां हैं। लेकिन आज की कहानी, आज के दिन भर की पॉलिटिकल कहानी जिस चीज पर टिकी रही वो राबड़ी देवी के आवास को लेकर है। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ा कोई लोचा या पेच नहीं है। नई सरकार बनी है, 202 सीटों पर एनडीए बिहार में जीती है। अब सीएम हाउस के इर्द गिर्द में नेता प्रतिपक्ष रह सकते हैं, तो उनके लिए पहले ही जो आवास है नेता प्रतिपक्ष का वो हवाई अड्डे गोलंबर के पास है, लोजपा रामविलास के कार्यालय के पीछे। उसे पोलो रोड कहा जाता है। अब देखिए, पोलो रोड इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज वहां पोलो खेलते थे और आज भी वहां पर जो घुड़सवार दस्ता है बिहार पुलिस का वो वहां पर रहता है। बगल में मंगल पांडे का आवास है, नितिन नवीन का आवास है, अशोक चौधरी का आवास है, मदन सहनी का आवास है और पिछली सरकार में मंत्री रहे सुमित कुमार सिंह और जनक चमार जो मंत्री थे बीजेपी कोटे से, उनका आवास है। काफी वीआईपी इलाका, पीछे में एयरपोर्ट है। बिहार में पहली बार नहीं है जब किसी बड़े चेहरे को आवास खाली करवाने पर सरकार आमदा है। इसके पहले भी कई सारी कहानियां हैं। जो सत्ता में आता है वो अपने विरोधियों से आवास खाली करवाता है। हालांकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि भूतपूर्व लोग या जो विधान परिषद के सदस्य हों उनको स्पेशल आवास मिले। सरकारी आवास से मोह क्यों होता है। अब राबड़ी देवी जिस आवास में रह रही हैं उस आवास में तब से रह रही हैं जब वो सीएम हाउस से निकली तो उसी आवास का चयन किया गया। उसकी भी परिधि बड़ी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव उसी आवास में रहते हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी और बच्चे भी उसी आवास में रहते हैं। उस आवास से ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। इसी आवास में रहते हुए लालू प्रसाद यादव की कई बेटियों की शादी हुई, तेज प्रताप यादव की शादी हुई, तेजस्वी की शादी हुई, लालू प्रसाद यादव इसी आवास में दादा बने, राबड़ी देवी दादी बनी। सत्ता के वनवास के बाद इसी आवास से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, छपरा से पहले सांसद बने, रेल मंत्री बने। 2015 में उनके दोनों बेटे विधायक बने। तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने, तेज प्रताप हेल्थ मिनिस्टर बने। तो इस आवास जो राबड़ी देवी का आवास है जिसको खाली करने के लिए नोटिस चला गया है, इस आवास से ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है और बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी कई यादें पटना के सरकारी क्वार्टरों से है।
यहां तक आपको बताया कि पटना में कई सारे मंत्री पुल के ऐसे क्वार्टर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें रहने वाला व्यक्ति दूसरी बार चुनाव ही नहीं जीतता है। और इस बार भी 2-3 ऐसे बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं, उसमें क्वार्टर को ही दोष दिया जा रहा है। सबसे लक्की जो क्वार्टर है वो क्वार्टर हार्डिंग रोड का समझा जाता है। अब देखिए, बिहार सरकार में नवनियुक्त अधिकांश मंत्रियों को हार्डिंग रोड का आवास दिया गया है। पटना में मंत्री विधायकों के लिए पहले लगभग 1 एकड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ क्वार्टर हुआ करता था। जो पहली बार विधायक जीत कर आते थे उनके लिए आर ब्लॉक में बड़ा क्वार्टर हुआ करता था। लेकिन 1995 के बाद आर ब्लॉक में दरोगा राय पथ में विधायकों के लिए 2 BHK का फ्लैट बना, जिसे इस साल तोड़कर वहां भी नया नवनिर्माण हो रहा है। अब पटना में विधायकों के रहने के लिए जो आवासीय व्यवस्था है वो व्यवस्था है बीजेपी कार्यालय के सामने बने नए विधायक आवास। उसके बाद मिलर स्कूल के पास नए विधायक आवास बने हैं, पटना हाईकोर्ट के पूर्वी गेट के पास बने हैं और इनकी संख्या 243 है। यानी बिहार के 243 विधायकों के लिए इस बार पहले से आवास निर्धारित है। अगली बार कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अगर आपके विधानसभा को जो आवास आवंटित हो गया है अब वो आवास नहीं बदलेगा। यानी अगर नए वाले आवास में किसी को आवास संख्या 1 बनियापुर के लिए आवंटित हो गया है तो अगली बार भी जो जीत कर आएगा उसे 1 ही मिलेगा। हालांकि विधानसभा के क्षेत्र संख्या के हिसाब से आवासों का आवंटन किया गया है। नए विधायक आवास जो है वो डुप्लेक्स बंगलों की तरह है, जिसमें नीचे में 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है, आगे में एक छोटा सा लॉन है, साथ ही साथ गार्ड रूम है, सर्वेंट क्वार्टर है, नीचे में मुलाकातियों के लिए बड़ा सा हॉल है, साथ ही साथ नीचे में 2 BHK है। फिर फर्स्ट फ्लोर पर भी ऐसी ही व्यवस्था है, ऊपर में खुली छत है। पर बिहार में विधायकों ने पहले के विधायकों ने जो रुतबा देखा है, बड़ा सा सरकारी क्वार्टर, सैकड़ों हजारों लोगों की रहने की व्यवस्था, वो अब नए आवासीय व्यवस्था में नहीं हो सकती है। अब ये पटना में जो नई व्यवस्था है इसके पीछे बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है कि एक परिसर में अगर विधायक रहेंगे तो सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, बाकी जो सुविधाएं हैं वो सबको वहां मिलेगी। बगल में आर ब्लॉक में अब आपको बताएं कि चनकिया होटल के पीछे में MLC आवास बना है। यहाँ बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था है। गर्दनी बाग में मंत्री पुल के क्वार्टर बने हैं। चितकोहरा पुल से लेकर 15 नंबर रोड तक, जो 15 नंबर गुमटी हुआ करती थी उसके ऊपर फ्लाईओवर है। बगल में गेट पब्लिक लाइब्रेरी है, जहां पर अब एक बापू टावर बना है और यह भी काफी आकर्षण का केंद्र है। आपको इसलिए हम ये तमाम जानकारियां बता रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि विधायकों को इस बार जो आवास आवंटित हुए उस पर इतना ज्यादा खबर, इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है। लेकिन फिर मूल मुद्दे पे लौटते हैं कि जो मंत्रियों के लिए आवास आवंटित हैं, ये आवास जो हैं वो मंत्री पुल या फिर मंत्रियों के समकक्ष उप मंत्री, सचेतक, पार्टियों के द्वारा सदन में नियुक्त अन्य पदाधिकारियों के लिए हैं और ये गर्दनी बाग में बने हैं। इनका रकबा बड़ा है, ये बड़े डुप्लेक्स बंगले की तरह है। इसमें 8 से 10 बड़े बड़े रूम है, बड़ा पार्किंग है जिसमें 10-20 गाड़ियां आ सकती हैं, आगे में बड़ा खुला मैदान है, साथ ही साथ सर्वेंट क्वार्टर, गार्ड रूम और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसे में जो माननीय विधायक पहली बार जीत कर आए हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें पटना में नई है। लेकिन अब चर्चा फिर आ जाते हैं राबड़ी देवी वाले आवास को लेकर। अब तक जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उससे लग नहीं रहा कि राबड़ी देवी वाला आवास खाली करवाना नीतीश कुमार की सरकार के लिए इतना आसान होगा। जमकर बवेला हो सकता है और इसके लिए फिर नियम कानून कायदे का जो नियम है कि भाई नोटिस जाने के बाद हर हाल में आपको क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। लेकिन एक और जानकारी हम आपको बताएं, जो विधायकों को आवास आवंटित किए गए हैं इसमें कई सारी सुविधाएं भी बिहार सरकार दे रही है। यानी विधायक जी जब उस घर में आएंगे तो उनको बहुत सारा सामान लेकर नहीं आना है, बेड उसमें लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें पहले से उपलब्ध हैं। इसलिए जब लोग चुनाव हारेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नेता जब अपना सरकारी क्वार्टर खाली करते हैं तो गमले, नल की टोटी, झरना, टाइल्स और बहुत सारी चीजें गायब होती हैं। ऐसे में
उनकी भी बदनामी होती है, साथ ही साथ उस राज्य की भी बदनामी होती है। लेकिन अब के नए नियम के अनुसार माननीय विधायक और माननीय मंत्री जहां रहेंगे वहां कई सारी सुविधाएं पहले से रहेंगी। विधायकों के 243 आवास जो है अब अस्थायी पटना में कर दिए गए हैं। जो पोलो रोड है उसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है कि वहां पर एयरपोर्ट का विस्तार होना है। पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार जो है अब चितकोहरा पुल के पास तक होगा। ऐसे में चितकोहरा पुल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से भी कई हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट के पास चली जाएगी। ऐसे में जो अभी एयरपोर्ट वाला रास्ता है उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन बड़ी खबर कि पटना के राजनीतिक गलियारों में एक बंगला बने न्यारा आज छाया रहा। राबड़ी देवी की चर्चा इसलिए कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास के बगल वाले बंगले में रहते हैं और वहां पर लंबे अरसे से रह रहे हैं। उस बंगले में जो सुरक्षा व्यवस्था है कि बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिहार में मुख्यमंत्री आवास के बाद इस आवास की सुरक्षा सबसे ज्यादा भीड़ इस चौखट पर लगती है, क्योंकि ये दरबार यहाँ लालू प्रसाद यादव का। और देखिए रुतबा क्या होता है, चाहे सरकार में या विपक्ष में, किसी भी परिस्थिति में सबसे ज्यादा मुलाकातियों की भीड़ आपको लालू राबड़ी आवास के बाहर देखने को मिलेगा। लोग एक झलक देखना चाहते हैं, अंदर का नजारा देखना चाहते हैं। और ऐसे में अब जो बड़ी खबर है कि किसी भी स्थिति में अभी ये आवास खाली करना होगा और राबड़ी देवी को जो नया आवास आवंटित किया गया है हार्डिंग रोड में आवंटित किया गया है। उनके दूसरे बेटे यानी तेजस्वी यादव जो राघोपुर के विधायक हैं, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष बनना है तो ऐसे में पोलो रोड वाला उनका आवास उनके पास रहेगा। लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करने का नोटिस मिल गया है। अब तेज प्रताप यादव का जो आवास है ये भी हार्डिंग रोड इलाके में ही आता है और नए जो मंत्रियों के आवास आवंटित हुए हैं इसमें तेज प्रताप वाला आवास जो है लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया है। देखिए लखेंद्र पासवान जो है वो अब पड़ोसी हो जाएंगे संतोष सुमन के, वो पड़ोसी हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो चुनाव जीती है सासाराम से, उनके वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्वार्टर है, कार्यालय है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले एमएलसी थे तो उन्हें आवास आवंटित किया गया था। बगल का जो आवास है वो संतोष सुमन के नाम से आवंटित है जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। उसके बगल का आवास जो है वो शीला मंडल के नाम से आवंटित है। शीला मंडल चुनाव जीती हैं, पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थी, इस बार कुछ नहीं मिला। उसके बगल का आवास संजय सिंह का है जो जदयू कोटे से एमएलसी हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव जो है इस बार भवन विहीन हो गए हैं, यानी चुनाव हारने के साथ उनको वो आवास खाली करना है। इससे पहले एक वीडियो भी आया था, तेज प्रताप यादव के आवास से सामान को निकाला जा रहा था बीजेपी कोटे से। हम आपको बताएं नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष थे और नंदकिशोर यादव जो थे पटना साहिब से विधायक थे। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया और नंदकिशोर यादव ने पहले ही आवास खाली कर दिया। अब ये जो नंदकिशोर यादव वाला आवास है ये दिलीप जायसवाल जो भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको आवंटित कर दिया गया है। दिलीप जायसवाल जो हैं वो अब उस आवास में रहेंगे। बिहार में बंगले को लेकर ढेर सारी कहानियां, बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव और मंगनीलाल मंडल का बयान कि किसी भी हाल में आवास खाली नहीं करेंगे। बिहार में बढ़ती ठंड के बीच आज राजनीतिक गर्माहट को बढ़ा गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहीं तक बात सिमट गई, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। पटना की सड़कों पर सर्द मौसम के बीच में अब धीरे धीरे कुहासा भी नजर आने लगा है और ऐसे में बाकी जो पार्टियां चुनाव में अपना सब कुछ लुटा पिटा चुकी हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और ये वो कार्यकर्ता थे जिनको पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। इन लोगों के निशाने पर रहे राजेश राम और अल्लावरू और ऐसे में पुतला फूंक दिया गया। बाकी जो बिहार की राजनीति है उस पर पल पल अपडेट के साथ हम आपके बीच में हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको सनसनीखेज या किसी भी तरह की ऐसी खबर जो समाज में विद्वेष पैदा कर सकती है उन खबरों से दूर उन चीजों के बारे में बताएं जो फैक्ट है, जो सच है और सच तक का यही मिशन है।
बाकी इस लाइव में जुड़े तमाम दर्शकों श्रोताओं का ढेर सारा आभार। इसी तरह आप अपना प्यार दुलार समर्थन हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक उसी तेवर में उसी अंदाज में खबरों को लेकर आए जिस अंदाज में अब तक हमारी खबरों को आप पसंद करते रहे हैं और अपना अपार जन समर्थन देते रहे हैं।